अध्याय 951 छुट्टियां। 3। अन्ना के शब्द सबके मन में दर्ज होते ही सन्नाटा छा गया, जबकि वेलेनोरा, वायलेट, एग्नेस, कार्मिला और नताशा की आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। इस बीच स्कैथा, एलोनोर और एफ्रोडाइट सोच में डूबे हुए थे कि क्या ये सबसे अच्छा कदम था या नहीं। एक मानव उस युद्ध के मैदान पर जिसे दुनिया के अंत का युद्धक्षेत्र माना जा सकता है। मुझे नहीं लगता कि यह कैसे काम करेगा, एलोनोर ने अपनी राय पेश की। हमें बस उसे सभी उपलब्ध दिव्य कलाकृतियों से सुसज्जित करने की आवश्यकता है, और वह ठीक हो जाएगा, है ना? आखिरकार, वह बहुत भाग्यशाली है। वायलेट की आंखों में और भी अधिक दिलचस्पी के साथ चमक आ गई। वह उत्सुक थी कि गिंटोकी जैसा असामान्य प्राणी इस स्तर पर युद्ध को कैसे प्रभावित कर सकता है। आखिरकार, किसी भी छोटी सी गलती से वह मारा जा सकता था। वायलट को यकीन था कि यह असामान्य किस्मत खेल में आएगी और चारों ओर अधिक नुकसान पहुंचाएगी। लड़कियों, उसके जीवन को एक खेल की तरह समझना बंद करो, भले ही उसे एक अज्ञात भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। अभी वह हमारा सहयोगी है और हमारे पास उसके साथ इस तरह का व्यवहार करने का कोई कारण नहीं है। एफ्रोडाइट ने कहा, एक कोमल देवी के रूप में वह अपने सहयोगी के साथ इस तरह का व्यवहार होते हुए नहीं देख सकती थी। अतः हम उसे युद्ध में तभी उतारेंगे जब हम देखेंगे कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। किसी भी स्थिति में गिंटोकी का भाग्य पहले ही तय हो चुका था। वायलट और एग्नेस ने एफ्रोडाइट की झूठी सौम्यता पर आंखें घुमाई। क्या यह प्रतिकूल नहीं होगा? आखिरकार, उसका भाग्य तभी सक्रिय होता है जब वह खतरे में होता है ना? एक सामान्य मनुष्य के रूप में उसे बिना सुरक्षा के जाने देना ही बेहतर है, वेलेनोरा ने सुझाव दिया। ये भयानक है, चाहे आप इसे किसी भी नजरिए से देखें। अगर हम इस योजना का उपयोग करने जा रहे हैं, तो मेरा सुझाव है कि कम से कम उसे कवच या कुछ उपचारात्मक कलाकृतियां प्रदान की जाएं, ताकि उसकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, एलेनोर ने कहा। एक योद्धा के रूप में वह कम से कम लड़ने या खुद की रक्षा करने के साधनों के बिना किसी सहयोगी को युद्ध में भेजने के पूरी तरह से खिलाफ थी। मैं एलेनोर से सहमत हूं, स्कैथा ने एलेनोर के समान विचार व्यक्त करते हुए कहा। हालांकि यह सुझाव मैंने ही दिया था, लेकिन मेरा कहना है कि हमें इस योजना का इस्तेमाल जानबूझकर गिंटोकी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। याद रखें, वो विक्टर का प्रत्यक्ष अधीनस्थ है, और आप जानते हैं कि विक्टर अपने सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों के साथ कैसा व्यवहार करता है, अन्ना ने सलाह दी। अन्ना की बातें सुनकर लड़कियां चुप हो गईं। हालांकि उन्हें पता था कि विक्टर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा या ऐसा कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों का इस तरह से इस्तेमाल किया गया तो वह बहुत परेशान होगा। यहाँ इकट्ठी हुई पत्नियां जानती थीं कि विक्टर को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वे अपनी योजनाओं में उसके अधीनस्थों का इस्तेमाल करें, लेकिन उसे यह पसंद नहीं था कि उन्हीं अधीनस्थों के साथ गलत व्यवहार किया जाए। वह उन लोगों को बहुत महत्व देता था जो उसके प्रति वफादार थे, एक ऐसा गुण जिसकी वहां उपस्थित सभी लोग सराहना करते थे। अन्ना की सलाह सुनकर वेलेनोरा, अन्ना, एग्नेस, नताशा और कार्मिला के दुखवादी विचार पूरी तरह से गायब हो गए, और उन्होंने शैतान के क्रोध को न भड़काने का निर्णय लिया। ऐसी स्थिति में आइए हम गिंटोकी की राय लें और उसे कुछ भी देने की पेशकश करें, स्कैथा ने सुझाव दिया। सहमत, अन्ना को छोड़कर सभी एक साथ बोले। तो हमें कौन सी योजना अपनानी चाहिए? अन्ना ने उत्सुकता से पूछा। वायलट मुस्कुराई, सभी विक्टर की निजी दुनिया के एक समुद्र तट पर। विक्टर रेत पर लेटा हुआ आराम कर रहा था, और उसके बगल में रूबी भी थी, जो समुद्र तट पर एक कुर्सी पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में एक नोटबुक थी और वह कोई एनीमे देख रही थी। दूसरी तरफ साशा थी, जो समुद्र तट पर एक ऐसी ही कुर्सी पर लेटी हुई थी। समूह के इर्द गिर्द नीरो और ओफिस थे, जो ईव का इस्तेमाल करके उसके ऊपर रेत का महल बना रहे थे। थोड़ी दूर पर कागोया, ब्रूना, मारिया, रोक्सेन, अमारा और रॉबर्टा थे। वे बिना जादू के सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल करके वॉलीबॉल खेल रहे थे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई धोखाधड़ी ना हो, विक्टर ने उनकी शक्तियों को अपने रूनों से सील कर दिया था। इसलिए वर्तमान में उनके पास केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ मानव एथलीट की ताकत और सहन शक्ति थी। यद्यपि उनके शरीर पुष्ट मनुष्यों के समान थे, फिर भी उनमें शक्ति के लिए ड्रैगन हृदय था, इसलिए यदि वे बहुत अधिक परिश्रम भी करते तो भी उन्हें थकने में समय लगता। यह एक ऐसी विशेषता थी जिसे विक्टर पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि हृदय ही वह चीज थी जो लड़कियों को जीवित रखती थी।
यही जीवन है। मुझे लगता है कि मेरा तनाव और सिरदर्द गायब हो रहा है, विक्टर ने सुंदर दृश्य को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। किसने सोचा होगा कि आपको माइग्रेन और सिर दर्द होगा? क्या आपका शरीर ऐसा होने से नहीं रोकता? रूबी ने पूछा। ये सच है, लेकिन ये भी सच है कि मेरे पास लंबे समय से अपने लिए समय नहीं है। मैं हमेशा किसी समस्या का समाधान करने या उससे लड़ने में लगा रहता हूँ, आप जानते हैं। कभी कभी किसी भी चीज के बारे में न सोचना अच्छा होता है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। हम रूबी ने नोटबुक की स्क्रीन पर देखा जिस पर एनीमे चल रहा था और फिर उसके सामने के दृश्य को देखा। अपने आसपास शांति महसूस करते हुए उसे याद आया कि उसने इतनी मेहनत इसलिए की थी ताकि वह शांति सुनिश्चित कर सके और यह सुनिश्चित कर सके कि उसका परिवार कभी खतरे में न पड़े, एक ऐसा लक्ष्य जो उसने हाल ही में इस ग्रह के साथ हासिल किया है। यद्यपि अभी भी खतरा था, ये देखते हुए कि वे एक उच्च स्तरीय क्षेत्र में जा रहे थे, वह जानती थी कि विक्टर की आत्मा के भीतर विद्यमान विशिष्टताओं के कारण ये दुनिया हमेशा सुरक्षित रहेगी। और विक्टर के साथ मिलकर इसने तकनीकी रूप से पूरे ब्रह्मांड में इस अज्ञात दुनिया के स्थान का पता लगा लिया। ठीक है, यह सच है अगर हम आदिमानवों को नजरअंदाज कर दें, जो निश्चित रूप से जानते हैं कि इस स्थान पर कैसे आना है, रूबी ने सोचा, और वह इस स्थान पर एक अजनबी के आने के विचार से मुंह बनाकर खड़ी हो गई। हालांकि वह जानती थी कि प्रिमोडियल्स तब तक कुछ नहीं करेंगे जब तक कि बेलिस को खतरा न हो, फिर भी उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। इस बारे में न सोचने का फैसला करते हुए रूबी अपने गोल्डन एप्पल जूस की चुस्की लेते हुए एनीमे देखने वापस चली गई। कुछ सेकंड के लिए उसकी नजर अमारा और रोक्सेन पर थी, जिनके बाल शुद्ध शक्ति के थे। अपनी ड्रैगन आंखों का उपयोग करते हुए उसने देखा कि उनके बाल शुद्ध नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा से बने थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या ये वस्तुएं बनाने के लिए अच्छी सामग्री नहीं होगी? रूबी ने सोचा, और जैसे ही उसने ये सोचा उसका असाधारण मस्तिष्क तेजी से काम करने लगा। वह पूरी तरह से विचारों में खो गई होती यदि विक्टर उसके पास न आता और हल्के से उसकी नाक पर चुटकी न काटता। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। प्रिय, जटिल चीजों के बारे में अधिक न सोचें और बस आराम करें। वास्तव में तुम्हें अधिक आराम करना सीखना होगा, रूबी, साशा ने अपनी आंखें बंद रखते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, रूबी ने मुंह फुलाकर कहा। आखिरकार यह उसकी गलती नहीं थी क्योंकि उसने ये सब कुछ अनजाने में किया था। जल्द ही वह अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड किए गए एनीमे को देखने लगी। अध्याय 952। जीवन केवल काम करने के बारे में नहीं है, हमें आराम करने की भी आवश्यकता है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो हेस्टिया कहाँ है? साशा ने पूछा जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। रूबी ने इधर उधर देखा और जल्द ही उसे देवी की उपस्थिति का एहसास हुआ। वह वहां है, उसने इशारा किया। रूबी ने जिस दिशा में इशारा किया था उस दिशा में देखते हुए साशा ने हेस्टिया को जंगल के पास देखा, जो लकड़ी का घर बना रही थी। एक नजर और निर्माण की प्रगति से यह स्पष्ट था कि यह घर काफी आधुनिक और सुंदर होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। वह इस रेत के महल के खेल को बहुत गंभीरता से ले रही है, साशा ने अविश्वसनीय रूप से कहा। यह ध्यान देने योग्य बात थी कि विक्टर की बदौलत हेस्टिया की शक्तियां फिलहाल बंद थीं, फिर भी वह 1 घंटे से भी कम समय में एक घर का ढांचा बनाने में कामयाब रही। ये ठीक है ना? उसे मजे करने दो, विक्टर ने बहुत ही आलसी स्वर में कहा, ऐसा लग रहा था जैसे वह जेली की तरह आराम से पिघल रहा हो। वास्तव में वह अब सचमुच एक कीचड़ की तरह लग रहा था। क्या बकवास है, डार्लिंग? तुम ऐसे क्यों हो? साशा ने विक्टर की ओर अविश्वास से देखा। आरामदायक। विक्टर ने कोई जवाब नहीं दिया, वह और भी पिघल गया। रूबी ने विक्टर की हालत को उत्सुकता से देखा। उसने जेब से अपना सेलफोन निकाला, फोटो खींची, फिर सेलफोन को यूएसबी के जरिए लैपटॉप से कनेक्ट किया और विक्टर की इस हालत में फोटो, साथ ही अपना निजी डेटा भी सेव कर लिया। लड़कियों, मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, अमारा ने कहा। नहीं, ये ठीक है ना? हमने अभी अपनी शक्तियां सील कर दी हैं, मारिया ने कहा। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं होगा, और इस तरह वह भी मजे कर सकेगी। अमारा ने जोर देकर कहा, मुझे अब भी नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। लेकिन इससे पहले कि वह कोई और तर्क दे पाती, रॉक्सेन ने उसके हाथ से गेंद ले ली और रूबी की ओर फेंक दी, स्पष्टतः उसके सिर पर निशाना साधते हुए।
लेकिन रूबी कौन थी? वह स्कैथर की बेटी थी, बचपन से ही उसने उसे प्रशिक्षित किया था, ऐसी गेंद उसे कभी नहीं लग सकती थी। बेशक, अगर वह एक सामान्य गेंद होती। रूबी ने बाईं ओर चकमा दिया और गेंद उसके दाईं ओर से निकल गई, लेकिन वह गेंद जो उससे चूक गई थी, वह सिर्फ एक भ्रम था। जैसे ही उसने अपना चेहरा बाईं ओर घुमाया, असली गेंद उसके चेहरे पर आकर लगी। चारों ओर सन्नाटा छा गया। फुफु फुफु, भले ही मेरी शक्तियां सीलबंद हैं, मेरे पास अधिक गतिशीलता है क्योंकि मैं डार्लिंग से जुड़ी हुई हूं, आप जानते हैं। मुझे कम मत आंकिए। मुहाहाहा। रॉक्सेन ने ऐसे ठहाका लगाया जैसे वह कोई तीसरे दर्जे की खलनायिका हो। अमारा और ब्रूना ने बुद्धिमानी से कुछ कदम पीछे हटे और उस क्षेत्र से बाहर निकल गए। वे एक बिल्ली की तरह चुपचाप थे जो अपने शिकार पर झपटने वाली होती है, लेकिन इस मामले में वे केवल परिणामों से बच रहे थे। रूबी ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपना लैपटॉप एक तरफ रख दिया और अपनी कुर्सी से उठ गई। वह गेंद उठाने के लिए नीचे बैठी, और अगले ही पल उसका शरीर लाल आभा से भर गया, और उसके लंबे लाल बाल मानो शक्ति से भर गए। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। रुको, क्या तुम्हारी शक्ति सीलबंद नहीं थी? यह अभी भी है, लेकिन मैंने कुछ सीलों को छोड़ दिया है, विक्टर ने उत्तर दिया, अभी भी काले बालों के साथ एक कीचड़ की तरह लग रहा था। क्या? डी डार्लिंग, यह अनुचित है, आप ऐसा नहीं कर सकते। चिंता मत करो, निष्पक्षता बनाए रखने के लिए मैंने तुम सब पर कुछ सील भी छोड़ी हैं। बस परिदृश्य को नष्ट मत करो, अन्यथा मैं तुम सबको दंडित कर दूंगा। इससे पहले कि रॉक्सेन कुछ कह पाती, एक पूरी तरह से जमी हुई गेंद उसकी ओर उड़ी। रॉक्सेन ने जल्दी से हमले को चकमा दिया जो सीधे समुद्र में उड़ गया और हजारों बर्फ के कणों में फट गया। हालांकि गेंद को इंसानों के हमलों का सामना करने के लिए मजबूत बनाया गया था, लेकिन पूरी तरह से जमी हुई होने के कारण ये प्रतिरोध नहीं कर पाए। विक्टर के जिलेटिनस शरीर से एक कीचड़ जैसा हाथ निकला और उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। अगले ही पल रूबी के चारों ओर 10 वॉलीबॉल गेंदें दिखाई दी। प्रिय, क्या तुम्हारे मन में मेरे प्रति कुछ नाराजगी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हें दूसरों की शांति भंग न करना सीखना चाहिए। विक्टर के जिलेटिनस शरीर पर एक दुर्भावनापूर्ण मुस्कान उभरी। अब वह पूरी तरह से दुष्ट व्यक्ति जैसा लग रहा था। तुम क्रूर कमीने। भागो मत, रॉक्सैन। अपनी सजा स्वीकार करो। रूबी ने 2 गेंदें उठाई और उन्हें रॉक्सैन की दिशा में फेंक दिया। उघ्या, ऐसा मत दिखाओ कि तुम्हें कुछ भी पता नहीं है, मारिया। मैंने तुम्हारी बातचीत सुनी है। रूबी ने मारिया की ओर और गेंदें फेंकी, जो चुपचाप संघर्ष से बचने की कोशिश कर रही थी। गाहे, उनमें से एक गेंद गलती से घूमकर कागुया के चेहरे पर लगी, जो उस समय सामान साफ कर रहा था। ओह! रूबी को घबराहट में पसीना आने लगा। विक्टर ने फिर से दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराया और अपनी उंगलियां चटकाईं, और अगले ही पल कागुया के पास और गेंदें दिखाई दी। कागुया के लंबे काले बाल जीवंत हो उठे, और उसने अपने चारों ओर की सभी गेंदों को पकड़ लिया। बकवास। एक छलांग के साथ रूबी ने भागने की कोशिश की, लेकिन रूबी की छाया से अंधेरे का एक हाथ प्रकट हुआ, और कागुया ने उसे समुद्र की ओर फेंक दिया। अगले ही क्षण उसने रूबी की ओर 5 गेंदें फेंकी जो शुद्ध अंधकार से बनी 5 उल्काओं में बदल गईं। ये बहुत ज्यादा है। रूबी ने अपना संतुलन ठीक किया और फिर अपने पीछे एक बर्फ का मंच बनाया। उसने कूद कूद कर और बर्फ का मंच बनाकर पहली 3 गेंदों को चकमा दिया, लेकिन आखिरकार हार मान ली और आखिरी 2 गेंदों को कागुया की दिशा में वापस फेंक दिया। जल्द ही अंधेरे से बनी 2 गेंदें 2 बर्फ के गोले के रूप में कागुया के पास लौट आईं। हंफ। कागुया ने घृणा से नाक भान सिकुड़ी और फिर अंधेरे की एक दीवार बना दी जिससे गेंदें रॉक्सेन और मारिया की ओर मुड़ गईं। रॉक्सेन कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गई जब उसने अंधेरे और बर्फ के उस संयोजन को अपनी ओर आते देखा। मारिया, जो रॉक्सेन के पीछे थी, ने यह दृश्य देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर ली, लेकिन रॉक्सेन की तरह वह स्थिर नहीं हुई। उसने जल्दी से अपने हाथों को पंजे के आकार में खोला, और अगले ही पल उसके सामने खून के धागे बन गए। फांसी का पिंजरा। जब बर्फ और अंधकार की शक्ति के साथ संयुक्त गेंदें पिंजरे के धागों से होकर गुजरी, तो वे बाहर निकल गईं। ओह! जैसी कि मारिया से उम्मीद थी, वह क्रूर नौकरानी। बहुत बढ़िया काम, रॉक्सेन ने ताली बजाई। हंफ। मारिया ने गर्व से अपनी दोनों बाहें क्रॉस करते हुए कहा। विक्टर एक बार फिर हंसा और फिर अपनी उंगलियां चटकाईं। इस बार गेंदें फिर से रॉक्सेन और रूबी के सामने आ गईं।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। निष्पादन पिंजरा। हूँ। अब हम सब चूनी हो रहे हैं, है ना? बहुत अच्छा। रूबी ने बड़े जोर से मुस्कुराया और उसने अपने पास तैरती हुई गेंद को पकड़ लिया। उसने गेंद को ऊपर उछाला और फिर, एक निश्चित फुटबॉल एनिमेशन की तरह, घूम गई, जिससे एक बर्फीला तूफान बन गया। बर्फ तूफान। रूबी, तुम मूर्ख हो। क्या तुम चाहती हो कि हम पर मुकदमा हो जाए? रॉक्सन चिल्लाए, लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। प्राचीन दीवार। वाइन्स जमीन से उभरी और रूबी के हमले से बचाव किया। अगले ही पल, गेंद रॉक्सन के हाथ में आ गई। प्राचीन दीवार। क्या तुम खेती बाड़ी के उपन्यासों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी ले रही हो, रॉक्सन? तुम अपने अगले हमले को क्या नाम दोगी? दिव्य दानव का नौवां स्वर्ग। पैतृक मैदानों का पारलौकिक क्षेत्र। क्या? नहीं। और मैं खेती किसानी से संबंधित उपन्यास नहीं पढ़ रही हूँ। मुझे तो बस ये नाम अच्छा लगा, उसने झल्लाकर कहा। अच्छा। रूबी ने रॉक्सन के जवाब पर संतोष से सिर हिलाया। कम से कम मुझे तुम्हारे दिमाग के सड़ने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जैसे कि अतीत में मेरा दिमाग सड़ गया था। उसने धीरे से कहा, थोड़ा सा झिझकते हुए, जब उसे अपने बचपन की याद आई जब उसने अपनी माँ के सामने एक युवा गुरु की नकल करने की कोशिश की थी। उस नकल का नतीजा क्या हुआ? उसकी माँ ने उसके प्रशिक्षण को और भी बढ़ा दिया और कहा, अगर तुम इतनी घमंडी हो, तो इसका मतलब है कि तुम में उन शब्दों को सही साबित करने की ताकत है ना? यदि शर्मिंदगी से जान जा सकती तो वो उस दिन अवश्य मर जाती। रॉक्सन, मैंने तुमसे कहा था कि परिदृश्य को नष्ट मत करो, विक्टर ने गुर्राते हुए कहा। आह, मुझे माफ कर दो, डार्लिंग। मैं भूल गया। विक्टर ने अपनी आंखें घुमाई, उसका जिलेटिनस शरीर अपने सामान्य आकार में वापस आ गया, और वह जमीन से उठ खड़ा हुआ। हाथ के इशारे से उसने रॉक्सन द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की मरम्मत की। मैं आपके लिए कुछ मजबूत चीज बनाऊंगा जिससे आपको मजा आएगा। विक्टर ने अपना दाहिना हाथ समुद्र की ओर किया, उसकी बैंगनी आंखें हल्की सी चमक उठी, और अगले ही पल क्षितिज पर शुद्ध बर्फ की एक संरचना बन गई। एक तैरता हुआ फुटबॉल मैदान। विक्टर एक पूरा स्टेडियम बना सकता था, लेकिन इससे आसपास का दृश्य पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता और वह ऐसा नहीं चाहता था। अब जाओ और मजे करो। टीमें होंगी कागुया, रूबी और अमारा, जिनका मुकाबला होगा रॉक्सन, मारिया और ब्रूना से। है, तुम मुझे इसमें क्यों डाल रहे हो, विक्टर? अमारा, जो विक्टर के बगल वाली कुर्सी पर आराम कर रही थी, बोली। वह आपकी बहन है, उसने सरल स्वर में कहा। यह कोई वैध कारण नहीं है, अमारा ने मुंह बनाते हुए कहा। अमारा के सिर पर नसें उभर आईं। तुम मुझे अक्षम कह रहे हो? सोचो तो, मेरे अंदर बहुत सारी कुंठाएं हैं जो मुझे तुम पर निकालनी है। उस औरत को भूल जाओ, ईव या रोबर्टा को विरोधी टीम में रखो, वे उससे अधिक कुशल होंगी। रॉक्सन ने नाक भान सिकोड़ी। अमारा के सिर पर नसें उभर आईं। तुम मुझे अक्षम कह रहे हो? सोचो तो, मेरे अंदर बहुत सारी कुंठाएं हैं जो मुझे तुम पर निकालनी है। ओह, क्या तुम्हें प्रेरणा मिल गई है, छोटी बहन? उसकी नसें और भी ज्यादा उभर आईं। मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचाऊंगा, रॉक्सन। फुफु फुफु, मुझे तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह है। प्रिय, सब कुछ तैयार कर लो, अमारा गुस्से से चिल्लाए। हाँ हाँ, विक्टर हंसा, उसने अपनी उंगली चटकाई, और अगले ही पल पूरा मैदान मजबूत हो गया। अपनी अपनी जगह पर जाओ, विक्टर ने आदेश दिया और फिर समझाया। नियम सामान्य फुटबॉल के समान ही हैं, लेकिन आप अपनी शक्तियों का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं जब गेंद आपके पैरों में हो, या जब आप गोल की रक्षा कर रहे हो। मूलतः उस एनीमे जैसा ही हो, रूबी बोली। हाँ, विक्टर ने सिर हिलाया। अच्छा, यह मजेदार होगा। रूबी मुस्कुराई। मैं रेफरी रहूंगा, और भले ही मैं मैदान पर नहीं रहूंगा, फिर भी मैं निरीक्षण करता रहूंगा, इसलिए कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। जल्दी करो, विक्टर, मैं उस कष्टप्रद चेहरे को कुचलना चाहती हूँ। अमारा चिल्लाए। उफ। रॉक्सन ने अपनी बहन की ओर जीभ निकाली, इस कृत्य से अमारा और भी अधिक क्रोधित हो गई। रॉक्सन अपनी बहन के मामले में सचमुच बहुत क्रूर हो जाती है। रॉबर्टा ने आराम करते हुए कहा, वॉलीबॉल खेलते हुए उसने काफी पसीना बहाया था, इसलिए अब वह बस आराम करना चाहती थी। ऐसा लग सकता है कि ऐसा नहीं है, लेकिन वे वास्तव में एक दूसरे को पसंद करते हैं। डार्लिंग के अनुसार यह सिर्फ भाई बहन का प्यार है, साशा ने कहा और पहले की तरह उसी स्थिति में लेट गई।
उसने थोड़ा फुटबॉल खेलने के बारे में सोचा था, लेकिन इसके खिलाफ फैसला किया। आखिरकार समय की उसकी बहुत ही असामान्य धारणा के साथ खेल इतना उबाऊ होगा कि वह बस लेटना और आराम करना पसंद करेगी। ये बिल्कुल सामान्य बात है। मैंने भी अपने चर्च में पहले भी यही किया है। हालांकि हम रॉक्सैन जितने हिंसक नहीं थे। ब्रूना ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह आह भरते हुए फुटबॉल खेलने के लिए उठ खड़ी हुई। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। सोचो तो, तुम एक नन थी। हो, मैं भूल गया था कि तुम स्वर्गीय पिता की सेविका थी। ये सामान्य है, आखिरकार इतना समय बीत चुका है। और अब मेरा पूरा विश्वास मेरे पति पर केंद्रित है। ब्रूना प्यार से मुस्कुराए, क्योंकि उसका मन उन जगहों पर चला गया जो मासूम बच्चों के लिए बहुत सुरक्षित नहीं है। अगले ही पल वह खेत की ओर उड़ गई। मेरे कोई भाई बहन नहीं थे, इसलिए मैं नहीं बता सकती, रोबर्टा ने कहा और उत्सुकता से नीरो और ऑफिस को देखा, जो एक काल्पनिक दुनिया के अनुरूप रेत का महल बना रहे थे। मैं एक रेत का महल हूँ, एक रेत का महल। ईव ने गुनगुनाया, जबकि वह रेत के महल के लिए आधार के रूप में वहां लेटी थी। दिलचस्प बात यह है कि उन सभी हास्यास्पद हमलों के बावजूद, जिनसे बहुत अधिक हवा उत्पन्न हुई, नीरो और ऑफिस के महल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जिससे ये साबित हुआ कि विक्टर सभी का ख्याल रख रहा था, विशेष रूप से अपनी बेटियों का, जो ईव के साथ मौज मस्ती कर रही थी। क्या हो रहा है? रोबर्टा और साशा ने आवाज की दिशा में देखा और हेस्टिया को आते हुए देखा। उसने लाल रंग का वन पीस पहना हुआ था, जिसके सीने पर लॉ का डिजाइन बना हुआ था, जबकि उसने जो कोट पहना हुआ था, वह हल्के बेज रंग का था। लड़कियां फुटबॉल खेलने जा रही हैं, क्या आप भाग लेना चाहेंगी? साशा ने पूछा। नहीं, मैं अपना घर पूरा कर लूंगी, मुझे अभी छत की जरूरत है। हेस्टिया ने मना कर दिया और जंगल की ओर लकड़ी लेने चली गई। एक पल के लिए उसने नीरो और ऑफिस को देखा। जब उसने लड़कियों के महल को देखा तो उसकी आंखें दिलचस्पी से चमक उठी। वास्तुकारों की देवी से कुछ मूल्यवान सलाह देने का फैसला करते हुए वह दोनों लड़कियों के पास गई। ऑफिस, नीरो, दोनों लड़कियों ने हेस्टिया की ओर देखा। क्या आपने इंटीरियर डिजाइन के बारे में सोचा है? आंतरिक सज्जा कुछ इस तरह। क्या मैं? ऑफिस और नीरो ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। फिर उन्होंने हेस्टिया की ओर देखा और एक साथ कहा, जरूर। हेस्टिया महल के सामने झुक गई। सबसे पहले उसने महल का गेट हटाया और उसे खोल दिया। फिर उसने महल के आकार को बनाए रखने के लिए अंदर से पर्याप्त रेत हटा दी और आंतरिक डिजाइन पर काम करना शुरू कर दिया। उसने शूरवीरों की मूर्तियां, रेत के खंभे, बड़ी खिड़कियां बनाई। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी काल्पनिक महल के पूरे अंदरूनी हिस्से को फिर से बना रही हो। ओह! नीरो और ऑफिस की आंखें इस दिव्य कार्य को देखकर चमक उठी, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि पूरा महल सिर्फ रेत से कैसे खड़ा था। अविश्वसनीय! आप ये कैसे कर रहे हैं? नीरो ने पूछा। सहज ज्ञान। मैं इसे ठीक से समझा नहीं सकती, मैं बस करती हूँ। हेस्टिया ने जवाब दिया। देखो, ये वही घर है जो मैंने अभी बनाया है, मुझे अब बस छत जोड़ने की जरूरत है। उसके बाद मुझे फर्नीचर बनाना चाहिए। उसने अपने लकड़ी के घर की ओर इशारा किया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या तुमने इसे इतनी जल्दी कैसे बना लिया? क्या तुम्हारी शक्तियां सीलबंद नहीं है? नीरो ने घर को देखते हुए पूछा। एक नजर में ही वह देख सकती थी कि घर में 3 बेडरूम, एक बाथरूम, एक लिविंग रूम, एक रसोई और एक पिछवाड़े में मनोरंजन क्षेत्र था। वे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, यह मेरे लिए बिल्कुल स्वाभाविक है। मैं नहीं जानती कि इसे कैसे अच्छी तरह से समझाऊं। और यह जल्दी नहीं हुआ, मुझे इसमें बहुत समय लगा, पॉवर्स का न होना बहुत असुविधाजनक है। उसने काम करते हुए कहा। जब नीरो और ऑफिस ने अपने महल की ओर देखा, तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्होंने देखा कि महल अंदर से पूरी तरह खुला हुआ था, तथा उसमें विभिन्न प्रकार के फर्नीचर और विस्तृत डिजाइन थे, यहां तक कि उसमें रेत का भौतिक चित्रण भी था। यह अब एक साधारण रेत का महल नहीं था, यह एक भविष्य की परियोजना का पूर्ण प्रदर्शन मॉडल जैसा लग रहा था। नीरो और ऑफिस को समझ नहीं आया कि यह कैसे संभव था, वे बस कुछ सेकंड के लिए दूर देखते रहे। हेस्टिया ने बहुत तेजी से काम किया। वह बहुत कुशल थी। मैं कर चुका हूं। तुम्हें क्या लगता है? उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। यह अविश्वसनीय है, नीरो बोला। अविश्वसनीय, ऑफिस ने सिर हिलाया।
चलो हम भी एक शहर बनाते हैं, इसके चारों ओर एक दीवार बनाते हैं, और कई दुश्मन दीवार के माध्यम से आक्रमण करते हैं। नीरो ने विचार देना शुरू किया जबकि ओफिस ने सिर हिलाया। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। उसने संतुष्ट होकर सिर हिलाया। मुझे अब जाना चाहिए। जैसे ही वह उठने वाली थी, ओफिस ने उसका हाथ पकड़ लिया। कृपया हमारी मदद करो। हेस्टिया को लगा कि उसके दिल में शुद्ध प्यारी बातें चुभ रही हैं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं मदद करूंगी। सचमुच। धन्यवाद बेस्टिया। नीरो बोला। ओफिस मुस्कुराया। बेस्टिया। हेस्टिया ने जब अपना उपनाम सुना तो वह थोड़ा शर्मा गई। वह उपनाम जिसे विक्टर और एफ्रोडाइट हमेशा उसे चिढ़ाते थे। ज्यादा शर्म न दिखाने की कोशिश करते हुए उसने लड़कियों की मदद करना शुरू कर दिया। विक्टर, जो अपनी आंखों के कोने से यह बातचीत देख रहा था, थोड़ा मुस्कुराया। हालांकि हेस्टिया उसकी पत्नियों की तरह पागल नहीं थी, लेकिन उसका अपना आकर्षण था। हालांकि अगर उसमें वह आकर्षण होता और वह येंडेरे होती, तो यह और भी बेहतर होता। विक्टर ने कुछ सेकंड के लिए सोचा, लेकिन उन विचारों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार ये सिर्फ समय की बात थी कि वह येंडेरे बन जाए। इन प्राणियों के देवता होने के नाते उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता था कि कब कोई पैदा होने वाला है। उन्होंने फुटबॉल के मैदान की ओर देखा और बिकनी में फुटबॉल खेल रही लड़कियों को देखकर आनंद लिया। यही जीवन है। उसने संतोष से सिर हिलाया। अध्याय 953, आत्माओं की अधिक भीड़। जब विक्टर अस्थायी छुट्टी पर था, तब उसकी पत्नियां और अधीनस्थ कर्मचारी निष्क्रिय नहीं थे। वायलट का समूह असगार्ड में प्राप्त किए जाने वाले संसाधनों को इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार था। लियोना के नेतृत्व वाला समूह नए प्राणियों को संगठित कर रहा था जो पूर्व मिस्र के पैंथियन में चले जाएंगे। इस बीच दानव पत्नियां नर्क को चालू रखने के लिए काम कर रही थीं। चूंकि वे सभी उच्च राजनीतिक पदों पर थीं, इसलिए वे सभी इस समय व्यस्त थीं। ये सब नर्क में प्रवेश करने वाली आत्माओं के अचानक प्रवाह के कारण हुआ। मेरे प्रिय के नाम पर यहाँ क्या हो रहा है? इतनी सारी आत्माएं क्यों हैं? लिली ने निराशा में गुर्राहट के साथ कहा। सभी नरकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार जनरल के रूप में जहां पापी मृत्यु के बाद जाते थे, उसने खुद को अचानक आत्माओं की भारी आमद से अभिभूत पाया। प्रवाह इतना अधिक था कि उसके पास परसेफोन, अलाइन और लिलिथ को मदद के लिए बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। शासकों के रूप में ये तीन महिलाएं न्याय की गई आत्माओं की संख्या को समायोजित करने के लिए 3 गुना अधिक मेहनत कर रही थीं। मामले को बदतर बनाने के लिए ये आत्माएं मूर्ख थीं, और उनके पाप आमतौर पर दोनों लिंगों के कमजोर लोगों के बलात्कार और निर्दोष लोगों की हत्या से संबंधित थे। क्या ये भयानक पाप थे? हाँ, वे थे। लेकिन समस्या ये थी कि इनमें से ज्यादातर नई आत्माएं योद्धा थी जिन्होंने सदियों पहले युद्धों और आक्रमणों के दौरान ये कृत्य किए थे। सचमुच उस युग में जब वाइकिंग्स पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय थे। मैं अंततः इसमें सफल हो गया। मैं अंततः वल्लाह पहुंच गया। ये वल्लाह नहीं है। लिली ने उस आवाज को सुनकर अपने चेहरे पर हाथ मारा। वह गिनती भूल गई थी कि उसने कितनी बार यह सुना था। यह उसके तनाव का सबसे बड़ा कारण था। ये सचमुच दूसरे धर्म की आत्माएं थीं। प्राचीन आत्माएं, जिनका किसी कारण से अभी तक न्याय नहीं हुआ था। आखिर वह इन प्राणियों को कैसे दंडित कर सकती है? उन्होंने अपने रीति रिवाजों के अनुसार सचमुच कुछ भी गलत नहीं किया। अगर यह नॉर्स पैंथियन में होता, तो युद्ध में मरने वाले ये प्राणी पहले ही वल्लाह पहुंच चुके होते और ओडिन के सैनिक बन चुके होते। इस कारण से उसने शासकों की मदद मांगी, क्योंकि उनके पास इस बारे में अधिक तटस्थ मानसिकता थी। पुरुषों और महिलाओं के चीखने और सिरहीन मुर्गियों की तरह व्यवहार करने का शोर सुनकर उसने अपनी पूरी शक्ति प्रकट की, जिससे वहां मौजूद सभी आत्माएं कांप उठीं, जबकि उसकी ड्रैकोनिक आंखें क्रोध से चमक उठीं। लाइन में लग जाओ, अभी। हाँ, लिली ने आह भरी। आमतौर पर ऐसी आम आत्माओं को सिस्टम द्वारा स्वचालित रूप से भेजा जाता है, जबकि विशिष्ट मामलों में कुछ को शासकों द्वारा न्याय किया जाएगा। लिली को बस इतना करना था कि वह अपना काम करे और उन पापियों को दंडित करे जिन्हें उनका न्याय मिला था। लेकिन प्राचीन योद्धा आत्माओं के अचानक आने के कारण इसे तुरंत लागू नहीं किया जा सका। इस स्थिति ने नियमों को बदलने या न बदलने के बारे में चर्चा को जन्म दिया। नियमों के अनुसार आत्मा को दूषित करने वाली कोई भी चीज पाप मानी जाती थी।
दूसरे शब्दों में, भले ही कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे, अगर वह मौत आत्मरक्षा में हुई हो या इसलिए कि वह व्यक्ति उसका दुश्मन था, तो उसकी आत्मा दूषित नहीं होगी और वह पाप से मुक्त होगा। डिफॉल्ट रूप से, शासक तटस्थ प्राणी थे जो केवल प्राणियों की आत्माओं की स्थिति की परवाह करते थे। पाप सापेक्ष था, जो आमतौर पर प्राणियों की संस्कृति या उनके समाज के नियमों पर आधारित होता था। इसलिए शासकों के लिए तटस्थ रहना आवश्यक था, वे सामान्य नश्वर नियमों से ऊपर स्वतंत्र प्राणी थे। लेकिन इसके साथ समस्या ये थी कि इससे उनके लिए काम का बोझ बहुत बढ़ गया, क्योंकि व्यवस्था ने इन सभी योद्धा आत्माओं को शासकों के निर्णय के लिए विशिष्ट मामलों के रूप में वर्गीकृत कर दिया था, क्योंकि उन्होंने जीवन में विभिन्न ऐसे कार्य किए थे जो उनकी आत्माओं को कलंकित कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। इस तथ्य को उन आत्माओं की विशाल संख्या के साथ जोड़कर जो लगातार आती रहीं, इस स्थिति के परिणाम स्वरूप कार्यभार 200 से अधिक वर्षों तक चलता रहा। और जैसे जैसे अधिक आत्माएं आती गईं, ये संख्या बढ़ती गई। अब प्राइमोर्डियल्स के दृष्टिकोण से यह कोई समस्या नहीं थी। आखिरकार उनके यहाँ श्रम कानून नहीं थे, वे बस चाहते थे कि आप अपना काम करें और सिस्टम को चालू रखें, चाहे इसमें कितना भी समय लगे। लेकिन लड़कियों के लिए यह बहुत अव्यावहारिक था। अगर उन्हें इस तरह अनिश्चित काल तक काम करना पड़ा, तो उनके पास विक्टर के साथ बिताने के लिए कब समय होगा? उनके पास उसके साथ वो सारी मजेदार चीजें करने का समय कब होगा? इन महिलाओं की नजर में ये स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं थी। लिलिथ अकेली थी जो किसी और बात को लेकर चिंतित थी। एक महिला के रूप में जो आधुनिक समाज की सुविधाओं का आनंद लेती थी, उसे डर था कि वह इतनी व्यस्त हो जाएगी कि उसके पास कुछ और करने का समय ही नहीं बचेगा। यह नरक है, लिलिथ ने मन ही मन चिल्लाते हुए कहा जब उसने आत्माओं की लंबी कतार देखी जो न्याय के लिए प्रतीक्षा कर रही थी। उसके लिए यह दृश्य एक नारकीय दुष्स्वप्न की परिभाषा थी। इस स्थिति के कारण नरक के प्रशासकों द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। आखिर यहाँ क्या हो रहा है? नौज नरक से आत्माएं यहाँ क्यों आ रही हैं? लिली ने झुंझलाहट में अपना हाथ मेज पर पटक दिया। शुरू में उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन 20 मिनट तक सब कुछ व्यवस्थित करने के बाद उसे एहसास हुआ कि नॉस्पैथियन से आने वाली आत्माओं का एक असामान्य प्रवाह, आत्माएं जिन्हें पहले से ही उस विशिष्ट नर्क के शासकों द्वारा आंका जाना चाहिए था, लेकिन किसी कारण से नहीं, उनके अधिकार क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी। इनमें से कुछ आत्माएं योद्धा थी जो 2000 से 3000 साल से ज्यादा पुरानी थी, वे बहुत समय पहले मर चुकी थी। इन आत्माओं को प्रथम वाइकिंग्स, उत्तरी यूरोप और स्कैंडिनेविया के प्रारंभिक निवासी माना जा सकता है। उस समय कमरे में लिली, लिलिथ, परसेफोन, अलाइन और हेलेना थी, जो राजा के दूर रहने के दौरान कमान संभाल रही थी। वह सचमुच रानी थी जो हर चीज का ख्याल रख रही थी। शांत हो जाओ, लिली। चिल्लाने से किसी को मदद नहीं मिलेगी, हेलेना बोली। उफ, तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम्हें शोर मचाने वाले पुरुषों और महिलाओं के समूह से निपटना नहीं पड़ा, लिली ने बड़बड़ाते हुए कहा। अलाइन, परसेफोन और लिलिथ ने लिली की बात सुनकर आह भरी। वे लिली की तरह ही सोचते थे, ये आत्माएं बहुत परेशान करने वाली थी। हेलेना ने अपनी आंखें घुमाए और फिर समूह की ओर देखा। उसने लिली की कही बातों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ विचार हो सकते हैं। हेलेना ने अपनी कलाई पर हाथ रखा और अपने दस्ताने पर कुछ बटन टैप किए। अगले ही पल एक होलोग्राम प्रकट हुआ, जिसमें विक्टर से संबंधित हाल की घटनाएं और नॉस्पैथियन में उसकी गतिविधियां दर्शाई गईं। नर्क को चलाने के लिए जिम्मेदार महिलाओं ने वेलेनोरा द्वारा लिखी गई बहुत विस्तृत रिपोर्ट पढ़ी, और जब उन्होंने पूरी रिपोर्ट पढ़ी तो कमरे में सन्नाटा छा गया। यह सन्नाटा पूरे 5 मिनट तक रहा जब तक कि लिलिथ ने बोलकर इस सन्नाटे को नहीं तोड़ा। मुझे समझ नहीं आया, क्या आत्माओं के इस अनियमित प्रवाह का विक्टर से कुछ लेना देना है? शायद, हेलेना ने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हमारा राजा किसी चीज में शामिल होता है, तो समस्याएं होने लगती हैं, और हाल ही में हुई एकमात्र महत्वपूर्ण घटना जो आत्माओं में इस तीव्र वृद्धि को उचित ठहराती है, वह ये है। बेशक, ऐसी कोई घटना हो सकती है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। हालांकि, ये बहुत कम संभावना है, ये देखते हुए कि हमारे पास व्यवहारिक रूप से सभी ज्ञात आयामों और उपायामों में आंखें और कान हैं। लेकिन निश्चित रूप से इस संभावना को तब तक पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता जब तक कि सब कुछ हमारे नियंत्रण में न आ जाए।
उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। एक क्षण रुको। हमारे राजा ने हेला को ठीक कर दिया। उसने अपनी शक्ति का उपयोग नौज नर्क की प्रभारी महिला को ठीक करने के लिए किया। अलाइन ने बोलना शुरू किया क्योंकि उसका दिमाग एक संभावना पर काम कर रहा था। हमें बताओ तुम्हारे मन में क्या है, अलाइन, हेलेना ने कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। जैसा कि हम जानते हैं, इस नर्क के शासक के रूप में कोई आधिकारिक पद न होने के बावजूद विक्टर अभी भी इस आयाम का स्वामी है। इसका प्रमाण यह है कि नर्क वस्तुतः उसकी आत्मा के भीतर है। मुझे लगता है कि हेला को ठीक करने से दो आयामों के बीच एक छोटा सा संबंध स्थापित हुआ और जो आत्माएं हमारे नर्क में प्रवेश कर रही हैं, वे संभवतः वे हैं जिन्हें ओडिन वल्लाह में नहीं चाहते थे। साथ ही वे आत्माएं भी हैं जिन्हें हेला ने संभवतः युद्ध में सैनिकों के रूप में सेवा करने के लिए छिपा दिया था। इस तर्क के साथ समस्या यह है कि मेरे लिए यह व्यावहारिक रूप से असंभव है कि मेरे राजा को इस तरह का संबंध बनाने और इसके बारे में पता न चले। तो क्या यह स्थिति उसकी योजना का हिस्सा है? लेकिन अगर यह उसकी योजना थी तो उसने हमें कुछ क्यों नहीं बताया? अलाइन ने सोचा, लेकिन इन विचारों को जोर से नहीं कहा। इसके बजाय उसने अपने पिछले तर्क को जारी रखा। इन आत्माओं के यहाँ आने का कारण ये हो सकता है कि वे युद्ध में मर रही हैं, लेकिन नौज नर्क में लौटने के बजाय, जैसा कि सामान्यतः होना चाहिए, दो आयामों के बीच संबंध के कारण इनमें से कुछ आत्माएं हमारे नर्क में आ रही हैं। हेलेना ने अलाइन की बातें सुनकर भौहें चढ़ा ली। उसकी धारणाएं बहुत ही विश्वसनीय लग रही थी। इस वजह से उसने वायलेट से संपर्क करने का फैसला किया। उसने पुनः अपनी कलाई को छुआ, और इस बार रिपोर्ट के बगल में एक और होलोग्राम प्रकट हुआ। हाँ, लेडी वायलेट, नर्क में एक स्थिति उत्पन्न हो गई है। नॉस पैंथियन से आत्माओं का एक विशाल प्रवाह आ रहा है और हमारे नर्क को आत्माओं से भर रहा है। अलाइन ने अनुमान लगाया है कि हाल की घटनाओं में माई किंग की कार्रवाइयों के कारण ऐसा हो रहा है। कृपया हमें इस समय असगार्ड में जो कुछ हो रहा है उसकी तस्वीरें दें। हेलेना की बात सुनकर वायलेट की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे एक पल दो। इस बीच, मुझे नरक में क्या हो रहा है इसकी रिपोर्ट भेजो, वायलेट ने अनुरोध किया। अगर मैं आपको व्यक्तिगत रूप से दिखाऊं कि क्या हो रहा है तो यह आसान है। हेलेना ने अपने गॉन्टलेट पर और बटन क्लिक किए, और अगले ही पल नरक में जो कुछ हो रहा था उसकी लाइव तस्वीरें दिखाने वाला एक होलोग्राम लाइन के दूसरी तरफ मौजूद सभी लोगों के सामने प्रदर्शित हो गया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। इतनी सारी आत्माएं। अन्ना की चौंकी हुई आवाज सुनाई दी। मैं देख रही हूं कि आपका कार्यभार अचानक बढ़ गया है, हुह, एफ्रोडाइट ने टिप्पणी की। परसेफोन ने कहा, हमारे हाथों में व्यवहारिक रूप से 200 वर्षों का कार्यभार है, और जैसे जैसे अधिक आत्माएं आती जाएंगी, ये संख्या बढ़ती जाएगी। उफ, आपके लिए तो ये कठिन है, एफ्रोडाइट ने सहानुभूति व्यक्त की। परसेफोन ने बस गुस्से में कहा और कुछ नहीं कहा। अब जबकि वे मूल रूप से एक ही आदमी को साझा करते थे, उन दोनों के बीच संघर्ष सुलझ गया था। वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, लेकिन वे शांति से रह सकते थे। यह अतीत जैसी ही स्थिति थी, लेकिन साथ ही अलग भी थी। आखिरकार, विक्टर एडोनिस नहीं था, वह कमजोर नहीं था, और वह आसानी से दो परेशान करने वाली महिलाओं को संभाल सकता था। यह उल्लेख करने की जरूरत नहीं है कि एफ्रोडाइट और परसेफोन खुद अतीत से अलग थी। चित्र भेज रहा हूं। वेलेनोरा की आवाज सुनी गई, और अगले ही पल निक्स के दृश्य का एक होलोग्राम वहां उपस्थित सभी लोगों ने देखा। और फिर उन्होंने शुद्ध अंधकार की एक सेना को देवताओं, देवियों, अर्धदेवताओं, वाल्किरीज और यहां तक कि मनुष्यों पर भी हमला करते देखा, जो वल्लाह पर चढ़ गए थे। इस समूह के बीच में कुछ कवच पहने गोलेम जैसे प्राणी भी थे। क्षितिज पर समूह को एक विशालकाय भेड़िया, एक सर्प जो भेड़िए से भी बड़ा था, तथा एक ड्रैगन हवा में उड़ता हुआ दिखाई दिया। ड्रैगन के सिर के ऊपर एक महिला थी जिसके लंबे घुंघराले काले बाल और नीलम हरे रंग की आंखें थी। उसने युद्ध पोशाक पहन रखी थी, और उसके दाहिने हाथ में एक छड़ी थी जिसे देखकर उन सभी की रीढ़ में सिहरन पैदा हो जाती थी जो उसे गौर से देखते थे। देवताओं का युद्ध हो रहा था, या अधिक स्पष्ट रूप से कहें तो, अंततः राग्नारोक घटित हो रहा था। स्कैथर ने समझाना शुरू किया, युद्ध अभी शुरू हुआ है, लेकिन दोनों पक्ष केवल अपने कम शक्तिशाली सैनिकों को ही भेज रहे हैं। आप कह सकते हैं कि वे एक दूसरे के बड़े कदम उठाने का इंतजार कर रहे हैं, या वे कुछ छिपी हुई योजनाओं के परिणाम सामने आने का इंतजार कर रहे हैं। किसी भी मामले में, युद्ध जल्द ही समाप्त नहीं होगा।
निक्स, वर्तमान संघर्ष पर ध्यान दो, स्कैथर ने आदेश दिया। हाँ, मैडम। निक्स ने उस ओर देखा जहां संघर्ष हो रहा था, और उन्होंने धातु के गोलेम को हेला की अंधेरे की सेना पर हमला करते देखा। अध्याय 954, आत्मा की अधिक भीड़। 2। हाँ, मैडम। निक्स ने उस ओर देखा जहां संघर्ष हो रहा था, और उन्होंने धातु के गोलेम को हेला की अंधेरे की सेना पर हमला करते देखा। अपनी ड्रैकोनिक आंखों से वहां मौजूद सभी लोगों ने देखा कि जब दोनों पक्षों के सैनिक मरते हैं तो क्या होता है। हेला की आर्मी ऑफ डार्कनेस के मामले में दागी काली आत्माएं गिरे हुए लोगों से उभरती हैं और कहीं वापस उड़ जाती हैं। धातु के गोलेम के साथ भी यही हुआ, जो दर्शाता है कि वे केवल निर्जीव गोलेम नहीं थे। निक्स, तुम इसे देख सकती हो, है न? आत्माओं का पीछा करो, पता लगाओ कि वे कहां जा रही हैं, स्कैथर ने आदेश दिया। ठीक है। निक्स के पंख खुल गए, और वह आत्माओं की ओर उड़ गई। सभी ने देखा कि जब भी उनमें से कोई एक मरता है, तो दोनों तरफ से आत्माएं आसमान में चढ़ जाती हैं। हेला की दूषित आत्माएं उसके कर्मचारियों के पास वापस चली जाती हैं, और फिर एक नया अस्तित्व बनता है, जो अनिवार्य रूप से एक अमर सेना का निर्माण करता है। इस बीच धातु के गोलेम के साथ भी यही प्रक्रिया हुई, केवल अंतिम गंतव्य में अंतर था। वे असगार्ड नहीं लौटे, इसके बजाय वे आगे बढ़े, हेला के हेलेहिम की ओर बढ़े। या कम से कम यही होना चाहिए था। धातु गोलेम की आत्माओं को उनके मार्ग से हटाकर विक्टर के नर्क की ओर भेजा जा रहा था। उद्धरण चिन्ह ... मेरा सिद्धांत आंशिक रूप से गलत था, अलाइन ने पूरी प्रक्रिया को देखते हुए कहा। अगर विक्टर का वास्तव में हेला से कोई संबंध था, तो हेला की सेना की काली आत्माओं को भी विक्टर के नर्क में भेज दिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। तो फिर वास्तव में क्या हो रहा है? अलाइन समझ नहीं पाए, यहां तक कि उसका शासक भी यह नहीं बता सका कि उसके सामने क्या हो रहा था। आप किस सिद्धांत की बात कर रही हैं, अलाइन? एफ्रोडाइट ने पूछा। शुरू में मुझे विश्वास था कि नॉर्डिक आत्माएं हमारे नर्क में आ रही हैं क्योंकि हमारे राजा ने हेला को ठीक किया था, और ऐसा करने से उनके बीच किसी तरह का संबंध बन गया था। आखिरकार मेरा राजा नर्क का शासक है। लेकिन ये धारणा पूरी तरह से गलत है। डार्लिंग ऐसा कुछ नहीं करेगा और इसे हमसे छिपाएगा। अलाइन कल्पना नहीं कर सकती थी कि विक्टर ऐसा कदम उठाएगा जो उनकी पत्नियों को बिना उनकी मदद करने की योजना बनाए तनाव में डाल देगा। वो अपनी पत्नियों से इतना प्यार करता था कि ऐसा मूर्खतापूर्ण कदम नहीं उठा सकता था। इस प्रकार जब मैंने ये दृश्य देखा तो मेरी धारणा ध्वस्त हो गई। यदि मैं सही थी, तो हेला की सेना से दूषित आत्माएं भी हमारे नर्क में आनी चाहिए थी, फिर भी केवल ओडिन के धातु गोलेम की आत्माएं ही यहां आ रही हैं, अलाइन ने आह भरी। नॉर्स परंपरा में, जिन योद्धाओं को वल्लाह में प्रवेश करने और ओडिन के योद्धा आइनहेर्जे बनने का शाश्वत सम्मान नहीं दिया गया था, वे अगले राग्नारोक के लिए उपकरण बन जाते थे। इस मामले में, वे जो उपकरण बन गए, वे धातु के गोले हैं जिन्हें हम अभी देख रहे हैं, एफ्रोडाइट ने समझाना शुरू किया। ये सभी गोलेम उन लोगों की आत्माओं के कब्जे में हैं जो वल्लाह में प्रवेश करने के योग्य नहीं थे, लेकिन स्वचालित योद्धा बनने के लिए पर्याप्त सक्षम थे। ये कितना मूर्खतापूर्ण निर्णय है, एफ्रोडाइट की बात सुनकर स्कैथर ने कहा। हर योद्धा में ताकतवर बनने की क्षमता होती है। उन्हें नासमझ स्वचालित मशीनों में बदलने के बजाय, उन्हें इन योद्धाओं को प्रशिक्षित करना चाहिए था और शक्तिशाली प्राणियों का एक दल बनाना चाहिए था। लड़कियों ने सहमति में सिर हिलाया। देवताओं के पास एक पूरे ग्रह को बनाए रखने के लिए पर्याप्त क्षेत्र था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि प्रकृति से संबंधित देवताओं की दिव्यता के कारण उनके आयाम में जीवन कभी समाप्त नहीं होगा जब तक कि कुछ अत्यंत विशिष्ट न हो, जैसा कि द एंड ड्रैगन से जुड़ी पिछली घटनाओं में हुआ था। इसलिए उनके पास इन आत्माओं को स्वचालित गोलेम बनने के लिए नियुक्त करने का कोई उचित औचित्य नहीं था। एक पदानुक्रम स्थापित करना अधिक प्रभावी होगा, जहां वे योद्धा जो वल्लाह में प्रवेश नहीं कर सके, वे संघर्ष या युद्ध में पुनः स्वयं को साबित कर सके और ओडिन के चुने हुए योद्धाओं का दर्जा प्राप्त कर सके। इस तरह जो लोग वल्लाह तक नहीं पहुंच पाए, उन्हें खुद को साबित करने का एक और मौका मिलेगा, और इन योद्धाओं की मानसिकता को जानते हुए ये कार्यवाही निश्चित रूप से सफल होगी। आखिरकार वालहल्ला में सीधे स्वीकार न किए जाने के बावजूद, वे कम से कम असगार्ड के द्वार तक पहुंचने के योग्य थे, जो कि एक साधारण आत्मा नहीं कर सकती थी, क्योंकि साधारण आत्माएं, जो योद्धा नहीं थे, सीधे हेला के नर्क में चली जाती।
हाँ, यदि आप एक नॉर्समैन थे और आपने अपना जीवन शांतिपूर्वक जिया और शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हुए, तो आप नॉर्स स्वर्ग में प्रवेश करने के योग्य नहीं होंगे, आप सीधे नर्क जाएंगे, जहां आपका न्याय शासक या व्यवस्था द्वारा किया जाएगा। ओडिन मूलतः अच्छी गुणवत्ता वाली आत्माओं को चुरा रहा था और उन्हें अपनी सेना में शामिल कर रहा था, और वह हजारों सालों से ऐसा कर रहा था। जहां तक उन आत्माओं का सवाल है जिन्हें वह अयोग्य समझता था, वह उन्हें सचमुच धातु के गोले में बदल रहा था। आम इंसानों को जो नागरिक थे उनसे भी बुरा व्यवहार किया गया। उन्हें सीधे हिलहिल्म भेज दिया गया। इन कार्रवाइयों के कारण नॉर्स पैंथियन एक सैन्यवादी स्थान बन गया था जहां केवल योद्धाओं को विशेषाधिकार प्राप्त थे। इस नीति के कारण संपूर्ण नॉर्स प्रणाली अव्यवस्थित हो गई, लेकिन किसी तरह यह अभी भी काम करती रही, और प्रिमोडियल्स ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। बेशक इस हस्तक्षेप न करने में ओडिन का भी हाथ था। एक ईश्वर राजा और एक बहुत शक्तिशाली ईश्वर के रूप में वह सिस्टम को भी देख सकता था, और वह जानता था कि खुद के लिए समस्याएं पैदा करने से बचने के लिए उसे बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस वजह से वह कभी कभी सिस्टम में अपने द्वारा संग्रहित बड़ी संख्या में आत्माओं को भेजता था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सब कुछ सुचारू रूप से चले। अलग अलग संस्कृतियां। स्कैथा एक महिला के रूप में जिसने दुनिया भर की यात्रा की है, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ संस्कृतियां ऐसे निर्णय ले सकती हैं जो हमारे दृष्टिकोण से मूर्खतापूर्ण लगते हैं, लेकिन उनके लिए जहां वे पले बड़े हैं उसके आधार पर यह सही निर्णय है, एफ्रोडाइट ने कहा। यहां तक कि यूनानियों ने भी अतीत में इस तरह के कई मूर्खतापूर्ण निर्णय लिए थे, जैसे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपने ही लोगों की बलि देना। मुझे पता है, लेकिन यह अभी भी एक मूर्खतापूर्ण निर्णय है, स्कैथा ने कहा। वह अच्छी तरह से समझ गई थी कि एफ्रोडाइट किस बारे में बात कर रही थी। आखिरकार अतीत में मार्शल आर्ट्स सीखने के लिए अपनी यात्राओं में उसने शक्तिशाली प्राणियों द्वारा किए गए कई मूर्खतापूर्ण निर्णय देखे थे, जो अपने मन को बदलने के लिए बहुत जिद्दी थे, जो सभी शक्तिशाली प्राणियों के बीच एक सामान्य विशेषता है। एक योद्धा के रूप में स्कैथा योद्धाओं को मजबूत बनने से रोकने के पूरी तरह खिलाफ थी। योद्धाओं को बिना ताकत के बढ़ने का मौका दिए बिना नासमझ ऑटोमेटन में बदलना उसके सिद्धांतों के पूरी तरह खिलाफ था। विलेनोरा ने अपनी ठोड़ी को छुआ और अपने सामने की छवियों का विश्लेषण किया। वह अपनी याददाश्त को टटोल रही थी कि क्या उसने अपने शासन के दौरान कुछ ऐसा ही देखा था। दूसरी महारानी के रूप में उसके पास अपनी मां द्वारा अपने शासन के दौरान संग्रहित सभी डेटा तक पहुंच थी। जब वह छोटी थी तो उसने इन सभी दस्तावेजों को पढ़ा था और उन्हें अपने दिमाग में संग्रहित किया था। ये जानकारी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, लेकिन उसके लिए किसी भी अन्य प्राणी की तुलना में अधिक शक्तिशाली दिमाग के साथ यह महत्वहीन था। ओह, मुझे कुछ याद आया। विलेनोरा के शब्दों ने सबका ध्यान खींचा। ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन यदि एक देवमंडल के मृत्यु देवता के पास दूसरे देवमंडल के मृत्यु देवता से अधिक अधिकार है, तो अधिक शक्तिशाली देवता दूसरे देवमंडल की आत्माओं को चुरा सकता है। अनिवार्य रूप से एक सेक्टर के सभी मृत्यु देवताओं के पास अधिकार का एक समान स्तर था। ऐसा जानबूझकर किया गया था ताकि ऐसी कोई घटना न घटे। इसका एक उदाहरण पृथ्वी पर स्पष्ट था। थानाटोस मृत्यु का यूनानी देवता, अजरेल स्वर्गीय पिता का मृत्यु दूत, और हेला नॉर्स अंडरवर्ल्ड की मृत्यु की देवी, इन सभी का मृत्यु पर समान अधिकार था, क्योंकि वे अपने अपने देवमंडलों के मुख्य मृत्यु देवता थे। हेला भले ही तीसरी पीढ़ी की देवी थी, लेकिन वह अपने अस्तित्व की परिस्थितियों के कारण अभी भी बहुत शक्तिशाली थी। ये कहा जा सकता है कि इन परिस्थितियों के कारण उसने एक अतिरिक्त देवत्व भी प्राप्त किया था, जो समय था। अधिकार। एलेनोर ने कहा, क्या यह इसलिए है क्योंकि डार्लिंग नकारात्मकता का देवता है, और इस वजह से आत्माएं अपने इच्छित नरक के बजाय उसके नरक में प्रवेश कर रही हैं? अगर ऐसा होता तो वह अन्य देवगणों से भी आत्माएं ले रहा होता, एफ्रोडाइट ने इनकार किया। विक्टर नकारात्मकता का देवता है। मूल रूप से वह उन सभी देवताओं का उपयोग कर सकता है जो नकारात्मकता को अपने प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन मृत्यु की अवधारणा सीधे आदिमिकाय मृत्यु से संबंधित है। उफ, डार्लिंग से जुड़ी हर चीज इतनी जटिल क्यों है? एलेनोर ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे निराशा हुई कि ड्रैगन बनने और कई अनुभवी व्यक्तियों तक पहुंच होने के बाद भी कोई भी यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या हो रहा है। अब इस बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं है। वायलेट ने चर्चा की कमान संभाली।
हमें बस इतना समझना है कि मेटल गोलेम की आत्माएं डालिंग के नर्क में आ रही हैं, और इससे भीड़भाड़ की समस्या पैदा हो रही है। हमें इस समस्या को हल करने के साथ साथ नॉर्स पैंथियन के मामलों का भी ध्यान रखना होगा। स्कैथर ने सिर हिलाया। वायलट सही है। हम इस बारे में बाद में सोच सकते हैं। अभी कोई भी धारणा बनाना बेमानी होगा, क्योंकि हमारे पास सही उत्तर देने के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं है। इससे ये प्रश्न उठता है कि आप भीड़भाड़ की समस्या से कैसे निपटेंगे। स्कैथर ने हेलेना की ओर देखा। हेलेना ने कहा, हमारे पास स्वचालित प्रणाली में नियम परिवर्तन का अनुरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। केवल साधारण विकल्पों वाले सामान्य मनुष्यों को शामिल करने के बजाय हम उस सूची में योद्धाओं को भी शामिल करेंगे। इस तरह शासक से निर्णय की आवश्यकता वाले आत्माओं की संख्या में काफी कमी आएगी। नरक के शासक के रूप में लिलिथ, परसेफोन और अलायंस सिस्टम से नियमों में बदलाव का अनुरोध कर सकते थे। बेशक उनके सीमित अधिकार के कारण यह अनुरोध केवल आत्माओं के प्रसंस्करण तक ही सीमित था। वे विक्टर की तरह नहीं थे, जिसके पास एक बहुत ही अनोखे अस्तित्व के कारण सिस्टम पर काफी अधिकार था। स्कैथर ने पूछा, क्या ये परिवर्तन स्थायी होगा या आप इसे बाद में वापस ले लेंगे? हेलेना ने कहा, हमें भविष्य में इसे वापस लेना होगा, क्योंकि हमारे सभी भावी योद्धा जो मरेंगे उन्हें हमारे नर्क से गुजरना होगा। अगर हम एक अमर सेना चाहते हैं जो कभी न मरे, तो हमें इस पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन साथ ही मैं इसे ऐसे ही छोड़ देने के लिए तैयार हूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी स्थिति फिर उत्पन्न होने की आशंका है। उद्धरण चिन्ह ... आप स्वचालन प्रक्रिया के काम करने के तरीके को क्यों नहीं बदलते? उदाहरण के लिए, क्या आप एक ऐसा फिल्टर नहीं बना सकते जो हमारे योद्धाओं को अन्य आत्माओं से अलग पहचान सके? वायलट ने सुझाव दिया। यह असंभव है, हेलेना ने इनकार किया। क्यों? वायलट ने पूछा। हेलेना ने बताया, हमारे पास पर्याप्त अधिकार नहीं है। 3 शासकों के साथ भी। वायलट ने उत्सुकता से भौहें उठाई। 3 शासकों को रखने का कारण ये सुनिश्चित करना है कि सिस्टम सही ढंग से काम करे, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा नर्क है जहां भविष्य के कई प्राणियों की आत्माएं आएंगी। अधिकार के संदर्भ में हम तीनों के पास एक सामान्य शासक के समान अधिकार है। उद्धरण चिन्ह ... मात्रा अधिक है, लेकिन प्राधिकरण वही है। मुझे लगता है कि इस समस्या को हल करने वाला एकमात्र व्यक्ति विक्टर है। हेलेना ने कहा, ये देखते हुए कि वह पूरे डायमेंशन का मालिक है, संभवतः यही हमारा एकमात्र विकल्प है। वैसे भी, डार्लिंग अभी अपनी छुट्टियों का आनंद ले रहा है, उसे थोड़ा आराम करने दो। यदि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती है, तो हम उसे बुला सकते हैं, लेकिन अभी के लिए चलो अपनी क्षमताओं के अनुसार समस्याओं का समाधान करते हैं, वायलट ने कहा। और वे सभी इस विचार से सहमत थे। विक्टर को किसी समस्या को हल करने के लिए बुलाना उनके लिए बहुत शर्मनाक था, इससे उनके गौरव को ठेस पहुंची। वे सभी यहाँ सक्षम महिलाएं थीं, और उन्हें इस पर गर्व था। वे इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से संभाल सकती थीं। हालांकि वे एक ही भावना साझा करते थे। स्कैथर, वायलट और वेलेनोरा की मानसिकता अधिक व्यावहारिक थी, खासकर वेलेनोरा। अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाती, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाती जो समस्या का समाधान कर सके, और इस मामले में वह व्यक्ति विक्टर था। चलो काम पर वापस लौटते हैं, वायलट ने आदेश दिया। हेलेना, लाइन पर रहो, हम अपनी कार्रवाइयों का समन्वय करेंगे। हाँ, लेडी वायलट। अध्याय 955, एक पुराना दोस्त। जब ये समस्याएं सामने आ रही थी, विक्टर प्राचीन मिस्र के देवताओं के समूह से होकर गुजर रहा था। उसके साथ रूबी, साशा, हेस्टिया, नीरो और ओफिस भी थे। नौकरानियां उसकी छाया में थीं, जहां, उनके अनुसार, वे सबसे अधिक सहज महसूस करती थीं, भले ही वे असली ड्रैगन थीं। उनके बिगड़े हुए व्यवहार में ज्यादा बदलाव नहीं आया था। वास्तव में, कोई यह कह सकता है कि वे और भी ज्यादा बिगड़ गई थीं। विक्टर को ये बात बहुत पसंद आई। आखिरकार, उससे बच्चों को बिगाड़ने में बहुत मजा आता था, और इसी व्यक्तित्व के कारण कुछ महिलाएं अपने भविष्य के बच्चों के बारे में चिंतित रहती थीं। समुद्र तट पर कुछ समय बिताने, घर लौटने और रात के समय की गतिविधियों में व्यस्त रहने के बाद, जिसमें काफी मेहनत की आवश्यकता होती है, विक्टर अपने समूह के साथ प्राचीन मिस्र के देवालय की ओर चल पड़ा। इस आयाम के प्रभुओं से मिलकर बना एक विशिष्ट समूह होने के बावजूद, कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वे आम नागरिक हों।
विक्टर ने एक जगह देखा जब उसे कोई परिचित व्यक्ति दिखाई दिया। रूबी और साशा, जो पास में ही थी, ने भी विक्टर की ओर देखा और उन्होंने काले बालों वाले एक लंबे आदमी को देखा, जो पहले की तरह बड़े नहीं थे, लेकिन बहुत छोटे भी नहीं थे। वास्तव में, उसका हेयरकट विक्टर के हेयरकट से बहुत मिलता जुलता लग रहा था। अधिक आरामदायक कपड़े पहनने के बजाय, वह व्यक्ति अधिक फैशनेबल कपड़े पहने हुए था, जो उसके नए मांसल शरीर को और अधिक निखार रहे थे। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। क्या वह फ्रेड है? रूबी ने थोड़ा आश्चर्य से पूछा। हाँ, विक्टर ने पुष्टि की। ऐसा लगता है कि गर्लफ्रेंड का उस पर गहरा असर हुआ है, साशा ने हंसते हुए कहा। विक्टर ने टिप्पणी की, केवल इतना ही नहीं, वह पहले की तुलना में अधिक शक्तिशाली हो गया है। यद्यपि हमारे मानकों के अनुसार वह अभी भी दयनीय रूप से कमजोर है। साशा ने टिप्पणी की, शक्ति विकास के मामले में मनुष्य काफी सीमित है। ड्रैगन्स के विपरीत, जो स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली पैदा होते हैं, मनुष्य अधिक शक्तिशाली बनने के लिए औजारों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। फ्रेड के मामले में, वह जिस चीज पर निर्भर था, वह थी ओनेजुत्सु नामक एक उपकरण, जो कि, जैसा कि मिजुकी ने प्रदर्शित किया, सही लोगों के हाथों में एक बहुत शक्तिशाली उपकरण साबित हुआ था। सिर्फ उसके आत्मविश्वास और उसके आसपास छिपे शक्तिशाली प्राणियों से, विक्टर को यकीन था कि फ्रेड उन सही लोगों में से एक था। वह कई चीजों में अजीब तरह से प्रतिभाशाली था। हेस्टिया, रूबी, साशा, बच्चों को ले जाओ और उन्हें कुछ मौज मस्ती करने दो। मैं भी किसी समय तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। क्या तुम अपने दोस्तों से मिलना चाहते हो? रूबी ने पूछा। हाँ, मुझे उसे देखे हुए काफी समय हो गया है, विक्टर ने मंद मंद मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मैं इस समय का उपयोग अपनी प्रयोगशाला के लिए कुछ चीजें खरीदने में करूंगी। बस अपने आप को बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित मत करो, नहीं तो परेशान करने वाली समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। आखिरकार तुम्हारा चेहरा काफी पहचाना जा सकता है, विक्टर ने हल्के से चेतावनी दी। चेतावनी उनकी सुरक्षा के लिए नहीं थी, क्योंकि वह अपने इलाके में एक सच्ची ड्रैगन थी, और यहाँ कोई खतरा नहीं था। यह ज्यादातर उसके बारे में था कि वह बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित करे, और वह जो कुछ भी करेगी, उसका अतिरंजित प्रतिक्रिया के साथ सामना होगा। वह इस तरह से आराम नहीं कर सकती थी। यह प्रसिद्धि की कीमत थी। बेशक ये है। मैं अपनी माँ की तरह दिखती हूँ, उसने झल्लाते हुए कहा। उसे याद आया कि विक्टर के साथी के रूप में अलौकिक प्राणियों की सभा में उपस्थित होने की घटना के कारण स्कैथर की प्रसिद्धि पहले से भी अधिक बढ़ गई थी। प्रसिद्धि के मामले में वह केवल विक्टर से पीछे थी। इसकी बदौलत स्कारलेट बहनों को भी उस प्रसिद्धि का एक छोटा हिस्सा मिला। आखिरकार वे अपने स्कारलेट बालों और कामुक शरीर के कारण काफी पहचानी जाती थीं। केवल वे ही नहीं, विक्टर की प्रसिद्धि के कारण हर कोई उस व्यक्ति और उसके आसपास के लोगों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन व्यावहारिक रूप से ऐसी कोई भी प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करना असंभव था जिसे विक्टर नहीं जानना चाहता था। आखिरकार वह इस पूरे आयाम को नियंत्रित करता था। इसलिए जासूस केवल दृश्य जानकारी ही भेज सकते थे। सभी महिलाएं जिनमें एक सच्चे ड्रैगन की उपस्थिति और ड्रैगन की विशेषताएं थीं, उन्हें कैस ड्रैगन भगवान के हरम का हिस्सा माना जाता था। जो एक तरह से सच था, क्योंकि केवल विक्टर का परिवार ही सच्चे ड्रैगन में बदल सकता था। इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, बस आराम करो। भले ही तुम स्कैथर की बेटी न भी हो, लेकिन मुझसे रिश्तेदार होने और अपनी ड्रैकोनिक विशेषताओं को दिखाने से तुम ध्यान आकर्षित कर सकती हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। खैर, ये सच है। रूबी ने कुछ सेकंड सोचा और सहमति में सिर हिलाया। वह आसानी से उन विशेषताओं को छिपा सकती थी, लेकिन उसे इसकी जरूरत नहीं दिखी। वह एक ड्रैगन थी, और उस पर गर्व करती थी। रूबी ने विक्टर की तरफ एक नजर डाली और फिर उस पर कूद पड़ी, उसे खींचकर चूमने लगी। एक जबरदस्त जीभ की लड़ाई शुरू हुई, और कुछ सेकंड बाद, वह दूर हो गई। बस ज्यादा समय मत लो, डार्लिंग। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बेशक, इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाता, साशा ने उसे और भी अधिक तीव्र चुंबन में खींच लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। नीरो, तुम क्या कर रहे हो? ऑफिस ने पूछा जब उसने देखा कि उसका चेहरा नीरो के दस्ताने वाले हाथों से ढका हुआ है। ऐसी चीजें जो बच्चों के लिए वर्जित हैं, अभी उन्हें करते रहें। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। लेकिन तुम भी तो बच्चे नहीं हो, है ना? ऑफिस ने पूछा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट।
यह कोई बहाना नहीं है, ओफिस ने मुंह बनाते हुए कहा। हेस्टिया ने इस दृश्य को देखकर अपना सिर हिलाया, उसकी भावनाएं अब जटिल हो गई थीं। उसे ये दृश्य बिल्कुल पसंद नहीं आया, ईर्ष्या और अधिकार की भावना उसके भीतर एक सच्चे ड्रैगन की तरह बढ़ रही थी। वह सहज रूप से अपने पूर्वज के प्रति सुरक्षात्मक महसूस करती थी। लेकिन इन सभी भावनाओं के बीच, वह चिंतित भी महसूस कर रही थी। आखिरकार, उसकी दिव्यताएं विक्टर के साथ दृढ़ता से प्रतिध्वनित हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि घर की अवधारणा और यंडेरे की अवधारणा इतनी अच्छी तरह से आपस में जुड़ सकती है। जब हेस्टिया अपने भीतर की इस अजीब सी भावना पर सवाल उठा रही थी, साशा ने विक्टर को चूमना बंद कर दिया, उसके होठों को चाटा और कहा, ज्यादा समय मत लो, डार्लिंग। शर्म और अधिकार से मिश्रित एक बयान। ऐसा लग रहा था कि साशा के परिवार के अन्य सदस्यों का प्रभाव उस पर सकारात्मक रूप से पड़ रहा था। मैं करूंगा, विक्टर ने सौम्य मुस्कान के साथ सिर हिलाया। साशा ने शर्मिंदगी से सिर हिलाया, लेकिन फिर भी संतुष्ट थी। फिर उसने रूबी का हाथ पकड़ा और उसे दूर खींच लिया। लाल बालों वाली लड़की अपनी सहेली को खुशी से देखती रही। रूबी ने मन ही मन सोचा, अगर तुम्हें सार्वजनिक रूप से ऐसा करने में शर्म आती है, तो ऐसा मत करो। कभी कभी, बेडरूम में इतनी सारी अश्लील हरकतें करने और विक्टर के साथ इतने लंबे समय तक रहने के बाद भी, उसे कुछ साधारण चीजों को लेकर शर्मिंदगी महसूस होती थी। वह बहुत प्यारी है, रूबी ने हंसते हुए कहा, क्योंकि उसने खुद को साशा द्वारा खींचे जाने दिया था। लड़कियों, उनके साथ चलो, विक्टर ने अपनी परछाई को देखते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है, विक्टर? हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ कुछ पल अकेले बिताना चाहता हूँ। चिंता मत करो, तुम जल्दी ही वापस आ सकते हो। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ठीक है, डार्लिंग। पहले की तरह ही एक दृश्य में, कागुया विक्टर की ओर कूदी और उसे चूमा। ठीक 3 सेकंड बाद, वह उससे अलग हो गई, छाया में डूब गई, और विक्टर को कुछ भी कहने दिए बिना गायब हो गई। विक्टर ने 2 बार पलकें झपकाई और फिर हंसा। वह बहुत प्यारी है। यह अच्छा है कि वह मेरे साथ अपनी बाधाओं को कम कर रही है। भले ही उसने कागुया के साथ कई अप्रिय चीजें की थीं, लेकिन उसने हमेशा थोड़ी दूरी बनाए रखी थी, क्योंकि वह एक नौकरानी थी। उसे खुद के साथ अधिक ईमानदार होने के लिए स्वेच्छा से निर्णय लेते देखना अच्छा था। यद्यपि वह नौकरानी थी अपनी इच्छा से, फिर भी नौकरानी होने से पहले वह उसकी पत्नी थी। जैसे ही कागुया छाया में लुप्त हुई, उसने मारिया की आवाज सुनी। उद्धरण चिन्ह ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट डॉट डॉट डॉट। हे है, और सोचिए बॉस ऐसा करेंगे, मारिया ने कहा। प्यारा। बॉस प्यारा है। रोबर्टा को ऐसा लगा जैसे उसकी नाक से खून बह रहा है। कागुया तसुंदेरे? ईव ने पूछा। ब्रूना ने ईव से कहा, ऐसा लगता है कि वह अपनी बात कहने में शर्म महसूस कर रही है। चुप रहो, तुम सब लोग, कागुया ने गुर्राहट के साथ कहा। लेकिन इन शब्दों ने उनकी चिढ़ाने की प्रवृत्ति को और बढ़ा दिया, तथा उन्हें कागुया को भड़काने का और भी अधिक कारण दे दिया। डॉट डॉट डॉट। आज का दिन फ्रेड के लिए बहुत सुंदर था, सूरज सुंदर था, आसमान साफ था, मौसम बहुत अच्छा था, न रेगिस्तान जैसा बहुत गर्म था, न बहुत ठंडा। वह नहीं जानता था कि यह नए योकाई निवासियों के कारण था, या उन महिलाओं के कारण जो उसके दोस्त की पत्नियां थीं। वह नहीं जानता था, और उसे परवाह भी नहीं थी। आज एक सुंदर दिन था। फ्रेड अपने घर से दुकान की ओर निकल पड़ा, और सड़कों पर चलते हुए उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह ऐसी जगह पर रहेगा जहां साक्षात भगवान रहते हैं। और उसने जो सुना था, उसके अनुसार अगर वह विक्टर का दोस्त नहीं होता, तो वह निश्चित रूप से यहां नहीं रह पाता। ऐसा ही महसूस होता है जब कोई प्रभावशाली दोस्त हो, है ना? यह अच्छी बात है। फ्रेड ने सिर हिलाया। आप कह सकते हैं कि उसके दोस्त की बदौलत उसकी जिंदगी बदल गई। न केवल उसे एक खूबसूरत गुरु मिला जिसने उसे मजबूत बनना सिखाया, उसे तब तक पीटा जब तक वह सीख नहीं गया, बल्कि उसे एक प्रेमिका भी मिली। मैं अंततः अपना दाहिना हाथ हटाने में कामयाब हो गया। उसने खुशी से आह भरी। अपने मालिक, जो एक वृद्ध जापानी महिला थी और जिसमें एक मिल्फ के सभी गुण थे, के बारे में सोचते हुए वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका, वाह, विक्टर भाग्यशाली है। प्रशिक्षण में कष्ट सहने के बावजूद, ये निर्विवाद था कि उसका स्वामी सुंदर था, लेकिन अब वही स्वामी अनुपलब्ध है, क्योंकि वह उसके एक मित्र की पत्नी बन गई है।
और ब्रोमांस की संहिता का पालन करते हुए, उसके मित्र की पत्नी उसके लिए एक पुरुष है, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिरकार यह विचार उसे सीधे शीघ्र मृत्यु की ओर ले जाएगा। समुद्र में बहुत सारी मछलियां हैं, और सौभाग्य से उसके मित्र के रूप में जाने जाने वाले प्राकृतिक शिकारी को साधारण मछलियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो केवल सिर बाहर निकाले हुए पागल मछलियां ही पसंद थी। सोचो तो, मिजुकी भी ऐसी ही थी। फ्रेड को ये सोचकर डर लगता है। हाँ, एक येंडेरे को हॉट और खूबसूरत पाकर भी वह कभी उसके साथ डेट नहीं करेगा। विशेषकर जो उससे अधिक शक्तिशाली है, उसके पास विक्टर की जीवित रहने की क्षमताएं या उसके जैसा व्यक्तित्व नहीं है। अगर उसके पास मौजूद महिलाएं येंडेरे हैं, तो वह सबसे बेहतरीन येंडेरे है जो उन सभी को एक साथ रखता है। वह सबसे बेहतरीन है, गीगा चैग। पुरुषों के बीच सबसे बेहतरीन पुरुष। ब्रह्मांड का सबसे हॉट पुरुष। खांसी। फ्रेड को हल्की खांसी आए और वह अपने आत्मविश्लेषणात्मक विचारों से शर्मिंदा था। क्या ये कल्पना करना समलैंगिकता है कि आपका दोस्त आपको चोद रहा है? वह फिर कांपा। हाँ, ये है। फ्रेड ने सिर हिलाया।